अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए महाकहर की। पूरे देश भर में कोरोना वायरस की जो रफ्तार है संक्रमण की वो बेहद तेजी से बढ़ रही है और कोरोना ग्राफ के जरिए आप ये आसानी से देख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि भारत में इसका संक्रमण कितनी तेजी से विस्तार रूप धारण कर रहा है। हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से इस वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से महानगरों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। स्थिति उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नियंत्रण से लगभग बाहर हो चुकी है, जिसमें राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और रायबरेली जैसे छोटे जनपद भी सम्मिलित हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र अधिक है। कारण क्या है कि ये कोरोना वायरस इस कदर तेजी से फैल रहा है कि राजधानी लखनऊ में हालात इतने खराब हो गए हैं कि आज पूरे दिन भर की एक बहुत ही कष्टदायी खबर आई। एक पूर्व जिला जज रमेश चंद्र जी हैं, उनकी पत्नी को कोरोना होता है। जांच वगैरह हुई या नहीं हुई वो बात का विषय है, लेकिन वो इलाज के लिए एक अदद एम्बुलेंस चाह रहे थे और उन्होंने लखनऊ के सभी अधिकारियों को टेलीफोन किए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने सबको टेलीफोन किया। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एम्बुलेंस नहीं आई, जज साहब को कोई सहायता नहीं मिली और उनकी आंख के सामने उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह हालत बताने के लिए पर्याप्त है कि राजधानी लखनऊ की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। इलाज के अभाव में लखनऊ के एक पार्षद की आज मृत्यु हो गई। कल 90 से ज्यादा डेड बॉडीज लखनऊ के शमशान घाटों पर जलाई गई। आंकड़े सरकारी भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन लखनऊ के हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। सीमित जांचों के बावजूद लखनऊ में संक्रमण प्रतिदिन 5000 से अधिक पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, वो भी तब जब सरकार खुद जांच कर रही है और जांच को उसने नियंत्रण में ले रखा है। मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पतालों के बाहर लाइन है। जब तक सीएमओ अनुमति पत्र, जिसको रेफरल लेटर कहते हैं, नहीं देंगे तब तक कोरोना मरीज का कोई भी अस्पताल एडमिट नहीं कर सकता। जांच आप कराएंगे नहीं, अस्पताल भर्ती के लिए सीएमओ की अनुमति और चिट्ठी चाहिए, रेफरल लेटर। और इलाज की हालत यह है कि अभी भी वेंटिलेटर, आईसीयू, इनका भयानक अभाव है। यहां तक तो चलिए ठीक है कि आपके पास आईसीयू बेड कम है, लेकिन लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भयानक किल्लत है। यही किल्लत वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में है, रायबरेली तक में है। ऑक्सीजन सप्लायर्स के पास सप्लाई खत्म हो गई है, इतनी अत्यधिक आवश्यकता इस वक्त है। और कोरोना मरीजों को प्राथमिक उपचार ही ऑक्सीजन से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की ही कमी होती है। तो ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। लखनऊ के मैदान गुलाला घाट, जिसका दृश्य आप टीवी पे देख रहे हैं, यह मैदान हुआ करता था, अब शमशान स्थल बना हुआ है। देखिए कितनी लाशें जली पड़ी हैं यहां पे। लगातार लाशों को जलाए जाने का क्रम जारी है। शायद ही कोई मोहल्ला, शायद ही कोई गली लखनऊ की बची हो जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण बड़े ही भयानक रूप से न फैला हो। स्थितियां नियंत्रण से लगभग बाहर हैं लखनऊ में। सरकार ने आज फैसला किया। हम 4 दिन से यह बात कहते आ रहे हैं, प्रतिदिन डिबेट में कह रहे हैं कि केजीएमयू के पास 4500 बेड हैं। क्यों नहीं आप उसको कोविड हॉस्पिटल घोषित करके वहां पर सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज हो और वहां जो गंभीर मरीज भर्ती हैं उनको लोहिया या पीजीआई में शिफ्ट किया जाए। 4500 बेड एक छत के नीचे उपलब्ध है। 5 दिन लगे सरकार को निर्णय करने में, आज शाम निर्णय हुआ है कि केजीएमयू को लिया जाएगा। अब वो तैयारी में कितना वक्त लगेगा, फिर पेशेंट कब भर्ती होगा, ये एक अलग कहानी है। लखनऊ के शमशान घाट को टीन लगा के कवर किया, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये क्यों कवर किया जा रहा है? ताकि मीडिया ये ना दिखाने पाए कि कितनी लाशें जली। लखनऊ के पत्रकारों ने एक अभिनव प्रयोग किया। अस्पतालों से डेटा मिल नहीं रहा था, सरकार के डेटा समझ में आने के विपरीत थे, क्योंकि ग्राउंड के हालात बिल्कुल अलग हैं। तो लखनऊ के पत्रकारों ने शमशान घाट को बीट बना दिया और शमशान घाट से रिपोर्टिंग करने लगे। लखनऊ में 3 शमशान घाट हैं, पत्रकारों ने वहां से रिपोर्टिंग शुरू की। तब जाकर इसकी भयावहता का अंदाजा लग रहा है कि क्या हालात हो गए हैं कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के भीतर। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है।
अगर आप आज जांच के लिए कराना चाहें तो आप जांच नहीं करा सकते हैं, आपको लाइन में लगना पड़ेगा सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट लेबोरेटरीज बहुत सीमित मात्रा में वो भी अपने यहां जांच कर रही हैं, सैंपल कलेक्शन वगैरह तो अरसे से बंद पड़ा हुआ है। तो ये कोरोना इतना भयानक क्यों होता जा रहा है? हम इसको डाउन प्ले करके अपने लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चिकित्सकों की राय है उसके मुताबिक भारत में 4 तरह का कोरोना है। एक वो प्राइमरी कोरोना जो 2020 के प्रारंभ में आया था और लगभग सितंबर तक उसका भयानक संक्रमण भारत के भीतर था, जिस पर हमने काबू भी पा लिया था। उसके बाद इसका एक म्यूटेंट हुआ, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इसके अलावा लंदन में। यह नया वेरिएंट, इसका भी प्रकोप है। इसी में डबल म्यूटेंट भी हुआ है, उसका एक अलग वेरिएंट बताया जा रहा है। और कुछ लोगों को कोरोना पोस्ट वैक्सीन के बाद हुआ है, पहली या दूसरी डोज के बाद, वो अलग प्रकार का कोरोना है। और चौथा कोरोना है री इन्फेक्शन। WHO कहता है कि 102 दिनों के बाद अगर किसी को वापस कोरोना होता है तो उसको वो री इन्फेक्शन मानते हैं, दोबारा से संक्रमण। ऐसे भी केसेस भारत में आए हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, प्राइमरी, फर्स्ट म्यूटेंट, पोस्ट वैक्सीन और चौथा अब री इन्फेक्शन। इसमें जो नए वेरिएंट हैं जो सितंबर के बाद आए हैं, जो लंदन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में मिला और उसका इंडियन एक वर्जन विदर्भा, महाराष्ट्र में मिला, यह बहुत तेजी से फैल रहा है। इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अधिकांश केसेस भारत में जो इस वक्त मिल रहे हैं तेजी से बढ़ने के नए केसेस, वो नया वेरिएंट है जो पहले से कहीं अधिक घातक और जानलेवा है। और खास बात यह है कि यह नया वेरिएंट 45 साल से कम उम्र की लोगों को ज्यादा शिकार बना रहा है। इसके पहले आपको याद होगा जब प्राइमरी कोरोना आया था वो बुजुर्गों को ज्यादा शिकार बना रहा था। इस बार वो 45 से कम के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसीलिए विशेषज्ञों की सलाह थी कि भारत में भी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको तुरंत वैक्सीनेशन प्रोसेस के दायरे में लाया जाए, क्योंकि 18 से कम यानी जो बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी लेवल बहुत होता है, प्रतिरोधक क्षमता बेहद बेहतर होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ये असर नहीं करता है, और अगर करता भी है तो उतना घातक नहीं होता है जितना कि 18 के ऊपर के लोगों में होता है। ये इसके मेडिकल पहलू हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हालत गंभीर है तो आपको चिंता करनी चाहिए। हमने न तो पहले के मुकाबले कुछ सीखा, ना तो अमेरिका यूरोप में दूसरी लहर आई हमने उससे कुछ सीखा, ना हमने नए वेरिएंट के बारे में लोगों को जानकारी दी और ना उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किए। हमने डाउन प्ले किया, लैक ऑफ रिसोर्सेज रहा। कोविड हॉस्पिटल्स हमने बंद कर दिए थे, सितंबर के बाद से बंद करना शुरू किए थे, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें खड़े होने का भी मौका नहीं मिल रहा है। बहुत ही भयानक तरीके से यह वायरस हमारे समाज के भीतर पहुंच चुका है, गांव-गांव पहुंच चुका है। आज रायबरेली जैसे शहर में, रायबरेली जैसे जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने 12 लोगों की मृत्यु अकेले रायबरेली में हो गई। आप कल्पना करें कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला बचा नहीं है जहां इस संक्रमण को फैला ना हो। लेकिन मैं आज लखनऊ के व्यापारी भाइयों को, दुकानदारों को बधाई दूंगा कि उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन अपने ऊपर इंपोज किया। लखनऊ को बचाने के लिए हमारे व्यापारी भाई आगे आए, उन्होंने शटर डाउन कर दिया, दुकानें बंद कर दी, मुख्य बाजार बंद कर दिए, ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। जब तक ये चेन नहीं टूटेगी तब तक इस संक्रमण पर काबू पाना लगभग असंभव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार से जो अपेक्षा थी उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भारी अभाव है, लोग तड़प रहे हैं। बीजेपी के अपने नेता, मिनिस्टर, विधायक, पार्टी संगठन के महामंत्री लगातार सरकार के कामों के लिए को घेर रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपनों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अपनों की टेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं। इस कदर हालात खराब हैं कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश के भीतर। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं।
ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ कमी है वहाँ उसे पूरा किया गया है। 3500 सामान्य पूरे सभी को मिला के बेड्स थे, अभी बढ़ जाएंगे और बढ़ने के बाद लखनऊ में जो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित हो सकेंगी। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है, 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। अब ये वायरस दूसरे तरह का है, इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। हम लोग सभी चीज़ के लिए पूरी तैयार हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार मोड में हैं। कि लखनऊ में अगर 6000 लोग संक्रमित हैं तो उन 6000 में से हमारा ये मानना है कि 5000 व्यापारी संक्रमित हैं। लॉकडाउन का इंतजार किए बिना, सरकार के कर्फ्यू का इंतजार किए बिना अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये निर्णय लिया है कि हम स्वयं अपना लॉकडाउन करने जा रहे हैं। ये एक स्वैच्छिक हमारा निर्णय है, ये हमने किसी भी दुकानदार को बाध्य नहीं किया है, लेकिन हर दुकानदार के मन में ये भावना है कि वो दुकान बंद करके इस कोरोना की चेन को तोड़े। लगभग 2 लाख टेस्ट हुए हैं, इनकी संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने के लिए, और इसके साथ साथ RT-PCR के टेस्ट जो लगभग 80,000 आज हुए हैं उनको भी बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख RT-PCR के टेस्ट किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। पूरी कवायद और कोशिश इस बात की हो रही है कि कैसे इस बीमारी की भयावहता को छिपाया जाए, कैसे कोरोना के संक्रमण की रिपोर्ट को दबाया जाए, कैसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही इस खबर को अब बाहर न निकलने दिया जाए, कैसे डीएम ने कह दिया कि रोड पर लोगों की जान जा रही है उसके खिलाफ जांच करो। ये हो रहा है। शमशान में भी कतार लगी हुई है, अस्पताल में भी कतार है। जगह लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज है। हीरो वाजपेयी बीजेपी से हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राखी बिरला विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर सूर्यकांत मुझे ज्वाइन करेंगे, सुरेश छबलानी महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। दीपक मिश्रा PSPL के प्रवक्ता हैं और जाने माने समाज शास्त्री हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और इन सभी विपरीत परिस्थितियों से बचे रहें। मैं जानना चाहता हूं कि इतने बुरे हालात हो गए, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था पार्टी संगठन क्या कर रहा है, क्या आपका सरकार से कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपने सरकार को बताया नहीं कि हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, अंदाज़ा नहीं था आप लोगों को? हीरो वाजपेयी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, हम कोशिश करेंगे कि उनसे वापस कनेक्ट होने की कोशिश करें। ओंकारनाथ सिंह जी, लखनऊ के हालात इतने कैसे बिगड़ गए, आपका आकलन क्या है? इस कदर स्थिति खराब है कि टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही, लोग भर्ती भी नहीं हो पा रहे हैं, अस्पतालों तक में जगह नहीं है। ब्रजेश जी, सरकार टोटल इसमें फेल हो गई है और उसने ये नहीं पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि जब ये पीक पर होगा तो कैसे इसका मुकाबला किया जाएगा। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जो कोविड हॉस्पिटल इन्होंने डिक्लेयर किए थे, वो सितंबर में बंद करने की क्या आवश्यकता थी? जब ये जानते थे कि ये अभी मर्ज गया नहीं है तो आपने क्यों इसको क्या कहते हैं बंद कर दिया? बंद कर दिया, इतनी जल्दी वो खुलेगा नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ? आज जब आप खोलोगे तो कम से कम 15-20 दिन लग जाएगा अस्पताल को तैयार होने में और उससे और महामारी बढ़ेगी। आपने कहीं भी रोकथाम के उपाय नहीं किए। इस बीच में चुनाव आयोग ने भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया कि वो कुछ नए नियम बनाता चुनाव के लिए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता और भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सकता था। जैसे इन्होंने 10 बजे के बाद बोलने की मनाही कर दी है कि कोई माइक से नहीं बोलेगा, मीटिंग नहीं करेगा, वैसे ही ये बना सकते थे नियम कि इससे ज़्यादा भीड़ किसी भी रैली में नहीं होगी, 200 आदमी ज़्यादा कभी किसी रैली में नहीं आएंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से प्रिकॉशन लेते तो शायद होता। कुंभ आप करा रहे हो वहाँ पे, और कुंभ कराने के बाद में आपने ये नहीं ध्यान दिया कि इसमें कितना लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर जैसे शहरों में हालात क्यों बिगड़े ओंकारनाथ जी? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जैसे शहरों में इसलिए बिगड़े कि इन्होंने जो इन्फेक्शन के बाहर से लोग आए और जो इन्फेक्शन बढ़ा वो दिन पे दूना चौगुनी रफ्तार से बढ़ा और व्यवस्था कोई नहीं थी। नतीजा क्या हुआ कि अब बताइए, बड़े बड़े अधिकारी अपनी पत्नी को का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अधिकारी अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं,
बड़े बड़े पत्रकार अपना इलाज नहीं थैंक करा यू पा रहे हीरो हैं। वाजपेयी तो जी ये मुझे ज्वाइन सरकार कर की चुके हैं। विफलता है। थैंक यू मैं तो थैंक यू। कहूंगा कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्प्रेडिंग प्रोग्राम है ये। ओके हीरो वाजपेयी जी, लखनऊ में हालात इतने खराब हो गए, आप लोगों को या आपकी सरकार को अंदाजा नहीं था कि इस कदर हालात खराब हैं और हमको पहले से अरेंजमेंट करके रखना है? नहीं देखिए, आपने अभी खुद ही अपने शो में बताया कि ये तरह तरह का कोरोना है और तरह तरह से आया है। तो आप भी जान रहे हैं, सरकार ने अपनी जब चीजें बढ़ने लगी तो सरकार ने उसकी तैयारी करी, सरकार तैयारी कर रही है, सरकार पूरे संसाधन जुटाए है, सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप जान रहे हैं, महामारी के तरह तरह के रूप सामने आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार उस संख्या के अनुरूप काम में लगी हुई है। लेकिन फिर भी जो भी चीजें सामने आई है जरूर दुखद है, और उनकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार के सारे अधिकारी, सारे सिस्टम पूरी तौर से लगा हुआ है। ब्रजेश जी, जहां कमियां हुई है उसके लिए भी लोग जिम्मेदार जो हैं उनसे भी वार्ता हो रही कि क्यों हो रहा है, और लगातार मुझे लगता है 24/7 सरकार और सरकार के अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। हीरो वाजपेयी जी, हो सकता है कि पार्टी से प्रतिबद्धता के कारण आप सार्वजनिक तौर पर न स्वीकारें, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर, तमाम टेलीविजन चैनल्स पर, डिजिटल मीडिया पर आपने देखा एक जज साहब को एम्बुलेंस नहीं मिली, वो अपनी पत्नी को अस्पताल तक नहीं ले जा पाए, गिड़गिड़ाते रहे। मुझे भी पता लगा, पूर्व जिला जज है, मुझे भी पता लगा, बहुत दुखद है। हाँ, ये जरूर है ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, जिस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए उस तरह के रिस्पॉन्स में अधिकारी अब लगे, लोगों को लगा है। देखिए, कभी कभी किसी चीज का आकलन करने में, पिछली बार जब कोरोना आया और हम उससे बेहतर लड़े और वो चला गया, हमने सिस्टम को बंद करना शुरू कर दिया सितंबर से, और अभी जब हुआ, हमेशा ही माना जाता था कोरोना ठंड में इफेक्ट करेगा, लेकिन पिछली बार की तरह ही जब गर्मी बढ़ी 40-41 आप दो घटनाओं को जोड़े हीरो कोरोना इफेक्ट कर रहा है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। चीजों के आधार पर कई बार जो चूक होती है वो बड़ी हो जाती है, और उस चूक का नतीजा है। लेकिन अब सरकार पूरे सिस्टम में लगी हुई है, और मुझे लगता है कि जल्दी इन सब हालात पे जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, जो आप लोग दिखा रहे हैं, हालत कितनी खराब है हीरो वाजपेयी जी, मैं दो घटनाओं का आपसे जिक्र करना चाहूंगा, और वो दो घटनाएं इसलिए बताना चाहूंगा कि खास लोगों के साथ क्या हो रहा है, आम आदमी को तो छोड़िए। इस लखनऊ की आत्मा, यहाँ के पद्मश्री, जाने माने इतिहासकार भाई योगेश प्रवीण जी, जिनका इंटरनेशनल शख्सियत, एम्बुलेंस के अभाव में बंदे ने दम तोड़ दिया, जो लखनऊ की शान में कहते, जिनका जीवन गुजर गया, वो कहते थे लखनऊ में फरिश्ते बसते हैं। उसी लखनऊ में वो आदमी सिर्फ इसलिए मृत्यु हो गई, एम्बुलेंस नहीं मिला। एक जज साहब की पत्नी उनकी आंख के सामने मर गई, एम्बुलेंस नहीं मिला। क्या ये व्यवस्था का ध्वस्तीकरण नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, व्यवस्था जहां कम हुई है, और उस तरह की केवल दो घटनाएं बड़े लोगों की क्यों कहना, और भी ऐसे तमाम चीजें हुई होंगी जिनकी सूचना हमके आप तक नहीं पहुंची होगी। मुझे लगता है कि व्यवस्था पे पूरी कठोरता के साथ अब शासन प्रशासन लगा है और चीजें सुधरने की तरफ अग्रसर हुई है। हाँ, बिगड़ाव जरूर हुआ है और काफी हुआ है, इसको स्वीकार करने में मुझे आपकी पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री अवध क्षेत्र के वो कहते हैं कि लखनऊ के जिलाधिकारी पर FIR करो। हमारा नागरिक है, हमारा नागरिक है, इसको हमें शासन सत्ता पार्टी से ऊपर होकर देखता हूं, और जहां कमियां हुई है उनको सुधारना सरकार का दायित्व। सरकार के जो अधिकारी इसमें नकारा साबित होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, पर मुझे लगता है सरकार जागी है पूरी तौर से। शासन चलो, सो रही थी ये तो मान लिया, जहां कमियां हैं आप लोगों द्वारा इंगित हो रही है, और उन पर भी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राखी बिरलान मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, दिल्ली से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं। राखी जी, उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे कैसे बिगड़ गए, आपको कारण क्या लगता है? इतनी भयानक खबरें आ रही हैं जो बेहद डरावनी हैं। जी ब्रजेश जी, सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हुआ है, मैं उनके स्वस्थ लाभ की कामना करती हूं। और व्यवस्था इसलिए बिगड़ी क्योंकि सरकार बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है। सरकार ने इस महामारी के ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर जनता ने रखी, माननीय योगी जी बंगाल में प्रचार और प्रसार में लगे हुए थे। सरकार ने ना तो कोरोना की गंभीरता को लिया और ना ही जनता के स्वास्थ्य की गंभीरता को लिया। ये कोरोना के अंदर भी किस प्रकार से फर्जीवाड़ा योगी सरकार ने किया, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से कोरोना के नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा हुआ और 7,343
लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट को नेगेटिव दिखाया गया और उसमें कोई फोन नंबर नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि इन सरकारों को 1 साल पहले ही जाग जाना चाहिए था और इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से इनको जो है अपने आप को अवगत कराते हुए जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सजगता से और बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए था। और अगर सरकार दूसरे राज्यों में और अपने ही राज्य के अंदर प्रचार और प्रसार में नहीं लगती, जी, जातिगत राजनीति करने में नहीं लगती, तो मुझे आज लगता है जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कोरोना के इस भयानक स्थिति में भी हमने कंट्रोल किया हुआ है। आज भी दिल्ली के अंदर लगभग 5,500 बेड उपलब्ध हैं और अस्पतालों के अंदर तमाम थैंक यू मैडम, थैंक यू। और वहीं दीपक मिश्रा को स्क्रीन पे लिया जाए, पीएसपीएल के प्रवक्ता और जाने माने इंटरनेशनल शख्सियत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। इसके अंदर शुक्रिया, धन्यवाद। वो भाजपा के मुख्यमंत्री मैडम शुक्रिया योगी जी की है, धन्यवाद, भाजपा की सरकार। धन्यवाद। प्लीज कोऑपरेट। मुझे 2 महत्वपूर्ण गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, सुरेश छबलानी और दीपक मिश्रा। दीपक जी, हालात इतने खराब कैसे हो गए कि हम खास लोगों तक को इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं। भर्ती होना है किसी कोविड हॉस्पिटल में तो सीएमओ का अनुमति पत्र, जिसको रेफरल स्लिप कहते हैं, बिना उसके कोई कोविड हॉस्पिटल में डायरेक्ट कोविड मरीज भर्ती नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की भारी कमी है। अगर ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो फिर मिसमैनेजमेंट किसे कहते हैं? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से साधुवाद इसलिए दूंगा, कम से कम आप एक शाश्वत प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन स्याह सुलगते सवालों की आंच को कम नहीं होने दे रहे हैं। वरना सरकार तो टीन सेट लगा के सच को छुपाने पे आमादा है। हाल दिल सूर तेजा और भी। नहीं, मैंने भी माथा पीटा जब देखा कि शमशान घाट पे टीन सेट लगा के छिपा रहे हो। क्या क्या छिपाओगे? ये बताइए, जरूरत थी क्लिनिकल सर्जरी की और ये कॉस्मेटिक सर्जरी करने में लग गए। 35,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त 5,54,000 करोड़ रुपए के अलावा सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया गया और 35,000 करोड़ रुपए हमने आपने मतलब भारतीय जनता ने बजट के माध्यम से इस सरकार को दिया कि खाली वैक्सीनेशन करो। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हमसे गलती हो गई, वो टेस्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया। तो मान्यवर, ये पहले तो मुझे लगता था कि यह सरकार बुद्धि दोष की ही शिकार है, अब तो लगता है कि बुद्धि दोष के साथ साथ यह सरकार चरित्र दोष से भी ग्रसित है। बड़े हीरो वाजपेयी जी पता नहीं क्यों हमेशा सच तो स्वीकार कर लेते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया, सूरदास की काली कमरिया बन गए ये सारे पूरी की पूरी भगवा जमात। चढ़े न दूजो रंग, सब कह रहे हैं कि बेहतर है, भविष्य में हम ये करेंगे। अरे मान्यवर, देखो ये डिबेट में भले ना स्वीकारें, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं आज की डेट में ये खुद भी किसी मरीज को भर्ती नहीं करा सकते अस्पताल में। मान्यवर, हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से, और अगर ये हाँ करें कि हाँ भर्ती कराएं, तो मेरे पास 17-18 लोग कतार में, मैं इनको लिस्ट मान्यवर, इनके कैबिनेट मंत्री का फोन वह अधिकारी नहीं उठा रहा है जिस अधिकारी के बल पे ये बेहतर गवर्नेंस की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने उनको दोहराते हुए कहा था कि हम मिनिमम गवर्नेंस मैं सुरेश छबलानी जी का रुख करना चाहूंगा, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। छबलानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपकी पूरी कम्युनिटी का, आपके सारे संघों का, कि आपने लखनऊ शहर को बचाने की कोशिश में आप लोगों ने मुख्य बाजार, अपने काम धंधे, शटर गिरा दिए ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके लिए लखनऊ आप लोगों का सार्वजनिक अभिनंदन करता है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं और आपके सामने नतमस्तक हूं कि एक व्यापारी के रूप में, एक सजग नागरिक के रूप में, सरकार से उम्मीद किए बगैर आपने खुद जनता लॉकडाउन लगाया। इसके लिए आपका अभिनंदन, साधुवाद, आपके सभी संघों का, सभी व्यापारियों का, सभी रेहड़ी पटरी वाले भाइयों का भी। छबलानी जी, आप लोगों ने, छबलानी जी, कितना वक्त लगा आप लोगों को यह तय करने में और कब महसूस किया आपने कि यह कदम आपको उठाना चाहिए? ये लगातार मैं देख रहा हूं कि हफ्ते 10 दिन से कम स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि लोग बगैर इलाज के मर रहे हैं। कहीं पे मरीज को जो है हॉस्पिटल में जगह नहीं है जी। और मैं ये देख रहा हूं कि जो खास लोग हैं, जो कम उम्र के लोग हैं और व्यापारी वर्ग हैं,
व्यापारी वर्ग इसका शिकार हो रहे हैं। और हम तो सरकार से, जैसे कि हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार विचार करे लॉकडाउन पे, सरकार को या तो इलाज मुहैया कराए, इतने लोगों को बेड मिले, लोग अपना इलाज करा सकें, ऑक्सीजन मिले लोगों को इलाज मिले, लोग बगैर इलाज के मर रहे हैं। इतिहास से पहली बार व्यापारी वर्ग ने आगे आके खुद अपने शटर गिराए हैं जी। और हम लोग जी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार, जैसे कि अभी नाइट कर्फ्यू भी उसने बढ़ाया है, रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किया है, एक बार लॉकडाउन पे फिर से विचार करे ताकि जनसंख्या जी लोगों की बचाया जा खत्म हो रही है, लोग बचें। देखिए, मैं तो अभिनंदन करता हूं आप लोगों का और साधुवाद देता हूं और कहता हूं कि लखनऊ ने आज पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। ये छोटा मोटा संदेश नहीं है, लखनऊ ने एक बड़ा संदेश दिया, उसके लिए आपका आभार। मेरे साथ बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी चिकित्सक और कोरोना मामले के एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्यकांत मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप जुड़े नहीं तो उसके पहले मैं इन लोगों को बता रहा था कि 4 प्रकार के कोरोना देखने को मिले हैं। एक प्राइमरी कोरोना शुरुआत वाला, एक जो नया वेरिएंट आया था ब्राज़ील, लंदन, साउथ अफ्रीका और फिर इंडिया में भी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिला। दूसरा वो कोरोना जो वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है। और चौथा री इन्फेक्शन, यानी 102 दिन के बाद जो दोबारा से लोगों को हो जा रहा है। आप लोगों को अवेयर करें और बताएं कि इससे कैसे निपटा जाए और ये चारों कोरोना वायरस के संक्रमण अलग अलग किस प्रकार से और इनके लक्षण क्या हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपकी बात में सहमति जताते हुए वास्तव में आज मैं अपने दिल के अंदर, मतलब दिल में 4 चैम्बर होते हैं, चारों के चारों चैम्बर से व्यापारी वर्ग का अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने निर्णय लिया है, बहुत जोरदार काम किया है। उसके बाद एक डिस्क्लेमर आज मैं देना चाहता हूं कि आज मैं केजीएमयू का चोला, चिकित्सक का चोला, फलाना चोला, ये सब उतार के आया हूं और सिर्फ मैं कहता हूं केजीएमयू शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ वरिष्ठ चिकित्सक लिखा जाए। सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार के उन दर्शकों के लिए कुछ चीजें लाया हूं जिसमें कुछ एविडेंस बेस्ड हैं, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। हमारे मेडिकल साइंस में कहा जाता है लर्निंग 2 तरह से होती है, एक एविडेंस बेस्ड और एक एक्सपीरियंस बेस्ड। अब अगर मैं एक्सपीरियंस बेस्ड अपनी इसमें जोड़ूंगा तो कल से मेरे पास हो सकता मुझसे सवाल पूछ लिए जाएं कि किस प्रोटोकॉल में है, कहां एविडेंस था, कौन सी गाइडलाइन थी, आपने डॉक्टर सूर्यकांत ये बात कैसे कह दी, तो उसके लिए आज मैं क्षमा अरे आपने आइवरमेक्टिन की खोज करके सजेस्ट करके क्रांति की है, आपका तो अभिनंदन किया जाना चाहिए। जी, तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ चीजें आज मैं अपने इतना प्यार मिला है आप सबको, हम सबको इस 1 साल के अंदर आपके भारत समाचार के दर्शकों से, तो एक तो मैं इस पे कोरोना के प्रारूप पे बात करूंगा और दूसरा घर के अंदर और जो लोग घर के अंदर रह रहे हैं और जो घर के बाहर जा रहे हैं, इन दोनों को कोरोना से कैसे बच सकते हैं, इसकी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दी हैं, आप उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि देखिए, कोरोना जो है वो एक अदृश्य लिविंग बीइंग है। उसका साइज जो है वो माइक्रोन में है और किसी भी माइक्रोन साइज के जीवाणु, विषाणु या कीटाणु की एक आदत होती है कि वो पल पल बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप बदलता है। अक्सर मैं तुलना करता हूं, हनुमान जी कभी बड़े हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे, जैसे वो रूप बदल लेते थे, वैसे ही डॉक्टर साहब वायरस भी तो जिंदा रहना चाहता है ना। जी बिल्कुल, जिंदा रहना रूप बदल रहा है और वो भी जीवित रहना चाहता है। उसके जिंदा रहने की एक ही शर्त है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर सके, तभी वो प्रारूप बदल पाएगा। वो शरीर के बाहर रहेगा तो प्रारूप नहीं बदल पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, ताकि जांच में पकड़ा ना जाए और दवा काम न करे। मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक एविडेंस बेस्ड आया है, 12,500 जेनेटिक वेरिएंट्स, इतने म्यूटेशन अभी तक इस कोविड में हो चुके हैं। और जो आप बात कह रहे थे रूप की, ये 4 रूप तो बड़े प्रखर के आ गए हैं, पता नहीं कितने रूप तैर रहे होंगे, कितने रूप हवा में, फिजाओं में जिन्हें हमें समझ नहीं होगी, हम उसको जानते नहीं है। हम प्रैक्टिकली आ जाते हैं, हम इसकी चर्चा छोड़ देते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा वो है, कोरोना है, कोई न कुछ, किसी में कम नुकसान पहुंचाएगा, किसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए, पहली बात तो जो आप कहते हैं सिंगल लाइनर, वो सिंगल लाइनर ये है कि जो डरेगा वो बचेगा, जो घर में रहेगा वो बच के रहेगा। तो जो घर के अंदर हैं,
और घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, एक नियम बना लीजिए कि घर के बाहर कम से कम निकलिए। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है, वैसे ही घर की देहरी को लक्ष्मण रेखा बना लीजिए। अब कुछ लोगों को तो बाहर निकलना होगा। अब खतरा क्या है कि जो लोग बाहर निकल के जा रहे हैं उन्हीं को एक्सपोजर का खतरा है। इसीलिए देखिए 60-65% केसेस इस बार जो हो रहे हैं वो युवा वर्ग में हो रहे हैं, वो 20 से 45 वर्ष के बीच में हो रहे हैं। अब इन लोगों को जो इनको मजबूरी में अपनी आजीविका के लिए दूसरी काम के लिए निकलना पड़ रहा है, कुछ आपके पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं जिनको कवरेज के लिए जाना है, तो ये लोग कैसे करें, क्या करें? तो इनके लिए मेरा सुझाव है कि जब ये घर के अंदर घुसें जी, तो ये मान के चलें कि अपने साथ कोरोना लेकर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी जो घर में घुसे हुआ बाहर से कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, जी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मान के चलें कि ये कोरोना लेकर आए हैं और घर के अंदर सबसे पहले जाएं, सीधे बाथरूम में जाएं। बाथरूम में जाके कपड़े चेंज करें, गुनगुने पानी से नहा लें, साबुन पानी से। जितने कोरोना हैं वो साबुन पानी में धुल के बाथरूम में चले गए। इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। ओके, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। ओके, उसके बाद पत्नी जी को कहते हैं कि भाई वो स्टीम इनहेलर ले आइए। अब स्टीम इनहेलर ना हो तो पत्नी करवा चौथ में एक वो करवा होता है, उससे पूजा करती हैं, उसमें एक टोंटी निकली होती है, उस टोंटी में एक प्लास्टिक की टोंटी और लगा दीजिए, गर्म पानी कर दीजिए, वो भाप तैयार, और बड़े आराम से उसमें टोंटी से खींचिए। उस पत्नी 365 दिन में करवा चौथ के दिन इस्तेमाल करती है। मैं कह रहा हूं अब कोरोना ने आपको उस करवा चौथ का जो करवा है उसको 365 दिन इस्तेमाल करने का अवसर दे दिया है। ओके, उससे इनको भाप दिला दीजिए। इसको हम कहते हैं इंटरनल सैनिटाइजेशन। ओके, तो आप अंदर घुसे, आपने एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन कर लिया, एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन कर लिया। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों से मिलिए, पत्नी से मिलिए, घर में बुजुर्गों से मिलिए, घर में बीमार लोग अगर हैं तो उनसे मिलिए, सबसे मिलिए, प्रेम बांटिए, मोहब्बत बांटिए, पारिवारिक फैमिली टाइम दीजिए। और रात में उसके बाद जो बाकी के प्राणी हैं, बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी कृपया इसी तरह इंटरनल सैनिटाइजेशन कर लें, यानी स्टीम ले लें। और दूसरा, जैसा अभी आपने कहा, मुझे पूरी दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया है आपने आइवरमेक्टिन के नाम से। अच्छा है WHO ने वेबसाइट पे भी मेरा नाम डाल दिया है कि आइवरमेक्टिन। डॉक्टर सूर्यकांत आइवरमेक्टिन आपका नाम हो जाना चाहिए। जी जी। तो आइवरमेक्टिन के लिए देखिए, हम चिकित्सक क्रांतिकारी दवा है डॉक्टर साहब, इतने लोगों का रिस्पांस आया है, इसने बहुत लोगों की जिंदगी बचाई। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं अपने इस व्हाट्सएप मैसेज जो आपको मैंने दिया है बचाव के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, वो देश के 12 राज्यों में मेरा व्हाट्सएप सर्कुलेट कर रहा है और इसी से लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा भी दर्शकों को और बताऊंगा भी इसके बारे में, ताकि वो इसका पालन कर सकें। अब देखिए ये जो प्रोटोकॉल है, अब देखिए मैं आज प्रोटोकॉल सब बाउंड्री तोड़ रहा हूं। अब चाहे मुझे तोड़ दिया गया, आप देखिए, आप देख सकते हैं आपकी बाउंड्री टूट गई है। जी, तो देखिए जो आइवरमेक्टिन है वो हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। आज मैं अपना सीक्रेट खोलता हूं। हाँ। और मैं इसके पहले एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हैं, और ना मुझे वैक्सीन के पहले कोरोना हुआ था, ना वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ था। तो मैं जीता जागता इस बात का प्रमाण हूं कि अगर मैंने इसी प्रोटोकॉल से 1 साल से ज्यादा, और कभी मैं डरा नहीं और भयभीत नहीं हुआ। हीरो वाजपेयी जी की सरकार ने कहा आगरा पिछले साल अप्रैल में, आगरा में भयंकर जाए, आप आगरा जाइए, वुहान से ज्यादा खराब हालात आगरा। आपने कहा मेरठ जाइए, मेरठ चला गया, सरकार ने जहां भेजा मैं चला गया, मैंने कभी मना नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि आइवरमेक्टिन को हम जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं वो हम लेते हैं आइवरमेक्टिन की 12 मिलीग्राम की गोली रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, बच्चों की भी बता दूंगा। ये हम लोग लेते हैं पहले, यानी पहला दिन जब शुरुआत कोई करता है तो पहला दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, और उसके बाद महीने में एक बार। ओके। और अगर डाउटफुल एक्सपोजर हो गया तो मैं 3 दिन लगातार फिर ले लेता हूं। और वैक्सीन लेने के बाद भी ये प्रोटोकॉल, ये प्रोफाइलेक्सिस प्रोटोकॉल मैं लगातार कर रहा हूं। जिनको नहीं है वो 3 दिन महीने में ले सकते हैं। देखिए, जिनको नहीं है और जो बाहर निकलते हैं वो मान लें कि वो भी उतने ही खतरे में हैं जितने डॉक्टर सूर्यकांत। तो 12 mg कितने तो अगर शुरू करें तो 12 mg की गोली पहले दिन लें रात को, फिर 7वें दिन लें, फिर 30वें दिन लें, और फिर महीने में एक बार लेते रहें जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता, लेते रहें। ओके, इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सबके लिए नहीं है। कल से ऐसा ना हो कि जैसे रेमडेसिविर नहीं मिल रही वैसे आइवरमेक्टिन भी मिलनी बंद हो जाए। भगवान की कृपा से भी मिल रही है। ये उनके लिए है जो बहुत हाई रिस्क पे है। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कान पकड़ के, ये किसी प्रोटोकॉल में नहीं है, डॉक्टर सूर्यकांत हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि दोज हु आर एट वल्नरेबल रिस्क, वो ये प्रोटोकॉल जो डॉक्टर सूर्यकांत स्वयं लेते हैं, बाकी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के चिकित्सक लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत से आपकी राय अमूल्य है और मैं आपका सम्मान करता हूं इस विषय पर। वीरेंद्र सिंह जी डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं,
कानपुर, प्रयागराज, विशेष तौर पर लखनऊ और वाराणसी की स्थिति तो बेहद खराब है। सरकार क्या इंतजामात में लगी हुई है ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके? देखिए, इंतजाम सब नाकाफ़ी हैं। सरकार के दावे चाहे जितने हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेड सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही लोगों को, लोग परेशान हैं जी। जो प्रदेश ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता था, उस प्रदेश में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है भर्ती होने के लिए। और इनके दावे की सब पोल खुल चुकी है। मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हैं, उनके लिए पीजीआई में बेड आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन एक आईएएस अफसर अनिल गर्ग आज 5वें दिन वेंटिलेटर पर हैं। कई सारे आईएएस अधिकारियों की जान खतरे में है, वो अस्पताल में एडमिट हैं। लखनऊ में जिन अधिकारियों को कोविड कंट्रोल के जिम्मे दिया जाता है, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते लोगों का, लोग मर रहे हैं अस्पतालों के बाहर, बहुत बुरी स्थिति है। और ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और उसके प्रवक्ता बैठे हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता तो कई तो देवलोक चले गए और उनके माँ बाप कई देवलोक पहुंच गए देवतुल्य के। अब देवतुल्य कह रहे हैं हमें देवतुल्य से मुक्ति दो। एक डॉक्टर हरदोई में अनुराग शुक्ला है, उनकी पत्नी का डीएम ने चुनाव में ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी नहीं कटी, वो खुद पॉजिटिव है, उनके बच्चों को दूसरे लोग पाल रहे हैं और बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के वो जिला संयोजक हैं। ओके। आज उन्होंने देवतुल्य पद से इस्तीफा दे दिया। ओके। इसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में जो ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, इसको लेकर भी भारी समस्या है, लोग शॉर्टेज दिखा रहे हैं। रेमडेसिविर होगी, रेमडेसिविर, जी हाँ। जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, हाँ। सवाल ये आता है कि पिछले 15-16 महीने से कोरोना चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य हैं, उन्होंने टेंडर नहीं होने दिया दवाओं का। उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की जब देश के दूसरे राज्यों ने खरीद के दवाएं रख ली, रेमडेसिविर रख लिया इंजेक्शन, तमाम सारी कोरोना की दवाएं रख ली, यूपी में नहीं आई। तमाम तो स्टेट प्लेन बेच के महंगी कीमत पे खरीदेंगे तभी तो बात बनेगी ना उनकी। तमाम कंपनियां यूपी में दवा देना भी नहीं चाहती, तमाम लोगों के बयान आए। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकारियों की बदमाशी की वजह से। श्रुति सिंह जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की एमडी थी, जिन पर घोटाले के आरोप लगे थे, उनको डीएम इटावा बना दिया गया, कोई सजा नहीं दी गई। आज जो एमडी हैं वो भी कोई दवा मुहैया नहीं करा पा रही हैं। ये सब सरकारी अधिकारी घोटाला करने में माहिर हैं। इनको जहां माल मिलता है वहां ये रुचि लेते हैं, नहीं तो ये अपना किनारा कर लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी ये है कि ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी बेड नहीं दे पा रहे हैं। तो ये देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कैसे काम चलेगा? अच्छा, ये ज़्यादा भाई प्रवक्ता हैं, इनके हाथ में सरकार तो है नहीं कि ये आर्डर कर दें या अधिकारियों को डांट फटकार सकें। मीडिया में आना है तो सरकार का पक्ष रखना है, लेकिन इनके लिए देखिए एक बात कहूँगा, देहाती कहावत है कि सास कहिन लोहार और पतोहू कहिन सोनार, और ना तू कहो हमार ना हम कही तुहार। तो ये बीजेपी का हाल है इनके नेताओं का। इनके पार्टी के संगठन के महामंत्री ने डीएम और सीएमओ को कहा कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, ये व्यवस्था चरमरा गई है, टूट गई है लखनऊ में। सच्चाई कही, गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन डीएम लखनऊ की जांच की बात आ रही है कि सरकार उनकी अकूत संपत्ति की सैकड़ों बीघा जो उन्होंने जमीनें बनाई है, करोड़ों अरबों रुपए कमाए विभिन्न जिलों में रह के, उनके भ्रष्टाचार और आचरण की शायद कोई जांच करा रही है बलिया के सांसद के पत्र पर। इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में आज़ाद उत्तर प्रदेश की बहुत ईमानदार सरकार ने उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा दागी और भ्रष्ट अफसर को लखनऊ का डीएम बनाया। कितना बड़ा विरोधाभास है, और वो इतने अहंकार में है कि लखनऊ के हजारों लोगों की जान चली जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थितियां हमारे यहाँ बनी हुई। खैर, जब नोटबंदी से लाइन शुरू हुई थी, अब तो शमशान घाट तक लाइन लगी है।
आप क्या कर सकते हैं? आप तो खाली सरकार को जगा सकते हैं। नहीं, जग गई है गवर्नमेंट, हीरो वाजपेयी बता रहे हैं। नहीं, वाजपेयी जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। देखिए, उनके तमाम अफसरों से रिश्ते होंगे और सरकार तो है नहीं। सरकार के जब मंत्री ब्रजेश पाठक की आपने बात सुनी, आप सांसद कौशल किशोर कह रहे हैं कि साहब बहुत बुरी हालत है, चुनाव टाल दो, विधायक कह रहे हैं, तो हीरो वाजपेयी तो प्रवक्ता है पार्टी के, वो पार्टी के विचार को रखेंगे। वो सरकार नहीं, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जी। वो कोशिश कर सकते हैं, ना उनके हाथ में ताकत है किसी को दंड देने की। देश के एक बहुत मशहूर व्यंग्यकार हुए हैं जी, धनेश फक्कड़। उन्होंने लिखा है कि यारो हम तो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गांव के, और चलते चलते लब तक आ गए अब छाले अपने पाँव के। और अलविदा कहते हुए जो तुम दे गए निशानी, दिल में दर्द, रूह में तड़प और आंखों में है अब पानी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकारनाथ सिंह जी, सरकार से उम्मीद की थी और सरकार का ये दावा था कि वो अस्पतालों की क्षमता बढ़ा रहे हैं, 2000-2500 वेंटिलेटर वाले बेड बढ़ा रहे हैं, उनका तो खैर अता पता नहीं। लेकिन आप देखिए, लखनऊ में शमशान घाट की क्षमता बढ़ा दी गई है और उसको टीन सेट से भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। आज आपके इस डिबेट में बैठ के मैं अपने को धन्य समझ रहा हूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी ने जिस तरह से आज बताया है आइवरमेक्टिन के बारे में, उससे हम बहुत संतुष्टि मिली है और हम निश्चित रूप से कम अपने बच्चों को इसकी जो है वो करवाएंगे जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे बाकी डिटेल भी भेज दूंगा। बात ये है, मैं व्यापार मंडल का भी हाँ मैं चाहता हूँ और मैं व्यापार मंडल का भी स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपनी इच्छा से इसको बंद किया है। सरकार को देखिए, इसमें हम बहुत ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि ब्लेम करने से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सरकार को चाहिए कि मैक्सिमम व्यवस्था को करे, कैसे करे इसको वो मीटिंग करे। जैसे होटल्स को टेक ओवर कर सकती है, अस्पताल भी परिवर्तित कर सकती है, उनको पैसा दे जो उनका चलता है। जो अस्पताल है वो तो चल नहीं पा रहे हैं, होटल लेके क्या कीजिएगा? डॉक्टर्स नहीं ब्रजेश जी, अगर ये नहीं करेंगे तो अगर मान लीजिए जब ये बढ़ेगी संख्या तब क्या होगा जी। इसलिए इनको थोड़ा सा करने की आवश्यकता है, कहीं से भी किस हीरो तरह से करें। जी, आपके पास कोई बिल्डिंग लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, इन सब के लिए आपके पास कोई आकस्मिक चिकित्सकीय आपातकालीन प्लान है अथवा नहीं है? ब्रजेश जी, सरकार इन सारी चीजों पर, जो समाचार आपने बताए, जो आप परेशानियां बता रहे, सरकार इन सभी विचारणीय बिंदुओं पे पूरी तौर से शासन प्रशासन लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वो मुझसे बेहतर व्यवस्था करने में लगे होंगे जिन पर जिम्मेदारियां हैं। ये बात जरूर है कि परेशानियां बड़े स्तर की हैं और उन परेशानियों से निपटने में शुरुआती दौर में जरूर समस्याएं आई, पर मुझे लगता है अब सरकार 24/7 शासन प्रशासन, अधिकारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी सब लगे अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में। मुझे लगता है कुछ समय में ही चीजें ठीक होने लगेंगी और निर्णय भी बड़ी तेजी से होने लगेंगे। कोरोना अगर तेजी से है तो निर्णय भी तेजी से होंगे, ऐसी मैं संभावना मानता हूं कि ऐसा होगा। ओके, राखी बिरलान जी, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे क्या कोई लापरवाही बरती गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अरेंजमेंट्स को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर? जी ब्रजेश जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही नहीं बरती गई। निश्चित तौर पर सरकार की ओर से लापरवाही नहीं, भारी लापरवाही बरती गई है। जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा कोरोना टेस्टिंग के अंदर देखा गया, सितंबर के अंदर ही तमाम जो कोविड अस्पताल बने थे उनको बंद कर दिया गया। अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बैंक्वेट हॉल जो हैं उनको सरकारें ले सकती हैं, जो कि हम दिल्ली में भी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कल ही हम लोगों ने एक लिस्ट निकाली है जिसके अंदर लगभग 25 से 30 बड़े बैंक्वेट हॉलों को हम लोगों ने कोविड सेंटर के अंदर कन्वर्ट करने का आदेश दिया। सब लोग बैंक्वेट हॉल और होटल की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास अस्पताल हैं, हम उन्हें ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है हमारी, बैंक्वेट वाली तो बात ही अभी दूर की है। मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूँ ब्रजेश जी की जब दिल्ली की सरकार के पास
5 से 5,500 बेड एक्स्ट्रा अभी अस्पतालों में पड़े हैं। हमारे पास अस्पतालों में व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन फिर भी भविष्य की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने ये अल्टरनेट व्यवस्था करी है। उसके उलट यूपी की सरकार इतनी बेपरवाह लापरवाह है, चुनाव प्रचार में इतनी व्यस्त है कि वो अपने सरकारी तंत्र को तो दुरुस्त कर नहीं पा रही, भविष्य के बारे में क्या ही सोचेगी। लेकिन ये पूरी लापरवाही जिस प्रकार से सरकार की दिखाई दे रही है, ये बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि योगी सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर इस बात की जिम्मेदारी को दुरुस्त करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने समय रहते हुए व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश नहीं करी। दीपक मिश्रा जी, क्या आप राखी बिरलानी की बात से सहमत हैं? नहीं निभाया। क्या ये ठीक कह रही हैं? अंशतः सहमत हूं। सबसे पहले तो सरकार को यह चाहिए कि ये जो अतिरिक्त एक प्रतिबंध लगा दिया है सीएमओ की अनुमति पत्र वाला, ये समाप्त करे। इसको रेफरल स्लिप कहते हैं, बिना इसके कोई अस्पताल में आप भर्ती नहीं करा सकते। समाप्त करे। यह सरकार अपने ही मैनिफेस्टो जिसमें न्यूनतम सरकार अपने ही मिनिमम गवर्नेंस के हैंडल से झूठ फैलाती है। नहीं, मिनिमम सरकार खुद फेक न्यूज भेजती है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जबकि नियम यह है कि बिना सीएमओ के रेफरल स्लिप के कोई एडमिट ही नहीं होगा। हम लोग जीवन में हैं, हम लोग ने भी भर्ती कराए हैं, तो है तो सरकार अपने ही मैनिफेस्टो मिनिमम गवर्नेंस के वादे से मुकर रही है। अपने वादे से मुकरना राजनीति में क्या किसी मरीज को, कोरोना मरीज को सीधे अस्पताल भर्ती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकता। और क्या करना होता है उसके लिए? और सबसे बड़ी बात यह कि सीएमओ फोन उठाएगा। सीएमओ तो वर्तमान काबीना मंत्री तक के तो फोन उठा नहीं रहे। हीरो वाजपेयी जी अभी फोन मिला लें, हो जाएगा झूठ का झूठ, सच का सच। और सबसे बड़ी बात है, यह सच छुपाऊ मिथ्यावाची सरकार है। जब इसने सच छुपाने में ही अपनी ऊर्जा लगानी है, जब सच सामने आएगा नहीं तो क्या बने बात, जहां बात बनाए ना बने। और एक बात और कहूंगा ब्रजेश जी, इस स्याह दौर में हम लोग को सोचना होगा, अल्लामा इकबाल की वह चेतावनी याद करनी होगी कि न समझेंगे तो मिट जाएंगे हम हिंदुस्तान वाले, हमारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। दोबारा कोरोना आया और प्रभावशाली तरीके से आया। इसका मतलब कि यह सरकार नीरो की तरह से आत्ममुग्ध थी। कहीं बंगाल में सरकार अपनी बनाने जा रही थी, कहीं कहीं कर रही थी। सरकार को अपनी नैतिक भाई सुरेश छबलानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में लखनऊ के व्यापारी भाइयों का क्या प्लान है? आप लोग कब तक इस तरह के प्रयास करेंगे? और मैंने देखा है कि अधिकांश संक्रमण व्यापारी भाइयों में, दुकानदारों में, छोटे दुकानदारों में, रेहड़ी पटरी वाले भाइयों में, ठेले वाले भाइयों में, चौक और पुराने लखनऊ के एरिया में बहुत ज्यादा संक्रमण है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इस समय हालात बहुत खराब हैं, इतने खतरनाक हालात हैं कि पहले वाले कोरोना से 5 गुना ज्यादा संक्रमण फैल चुका है। ज्यादातर मैं कहूंगा कि पूरे लखनऊ में डेली 5 से 5,500 मरीज निकल रहे हैं। और हालात, व्यापार धंधे सब चौपट हो गए हैं जी। लोग बाहर से आ नहीं रहे हैं, शादी वगैरह सब टल गई हैं, लोगों ने पोस्टपोन कर दिए हैं। इस महीने रमजान भी है, सालक भी है, उसको देखते हुए व्यापारियों ने अपनी तैयारी करके रखी थी व्यापार की, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी तैयारी धरी की धरी रह गई। मैं ये चाहता हूं कि सरकार थोड़ा सा रुख अच्छा अपनाए और लोगों को सुविधा दे, सही इलाज मिले, लोगों को सही इलाज मिले जी। और हम लोग तो तब तक यथास्थिति जब तक सही नहीं होगी, व्यापारी वर्ग अपना लॉकडाउन जारी रखेगा। अपना ध्यान रखें, मुझे तो बड़ी चिंता है आप लोगों की। ये आप लोगों की मोहब्बतों से बना हुआ शहर है, अगर आप लोग सुरक्षित हैं तो शहर भी सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने पहले तो डिबेट के प्रारंभिक चरण में ये बताया कि लोग प्रिकॉशन क्या लें। अब इन केस लोगों की जांच नहीं हो रही है, जांच हो भी गई तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन रिपोर्ट नहीं आ रही है। चलिए रिपोर्ट आ गई, कोई पॉजिटिव आ गया, असिम्प्टोमेटिक है या नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो अब क्या करना चाहिए ये थोड़ा बताइए। बहुत दर्शकों के फोन और मैसेज इस बात के आ रहे हैं, अपनी आसान भाषा में। ब्रजेश जी, मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन हीरो वाजपेयी जी से भी रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है। आपको सब चाहते हैं, आप कोई चिंता की बात नहीं, आप कुछ भी बोलिए। आज हम प्यारे दर्शकों के लिए डॉक्टर सूर्यकांत हैं, जिसके ऊपर कोई चोला नहीं है जी। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता वो किसी प्रोटोकॉल में ना हो सकता किसी गाइडलाइन में ना हो, तो कृपया ये नौबत ना आए कि मुझसे प्रश्न पूछे जाएं।
मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव, 1 साल का जो मेरा अनुभव है और जो मैंने पढ़ा है, एविडेंस बेस्ड है, दोनों को मिक्स करके मैं सलाह दे रहा हूं। जी प्लीज। इसलिए मुझ पे ऊपर ये डिस्क्लेमर मेरा एक्सेप्ट कर लिया जाए कि मेरे ऊपर ये प्रश्न नहीं उठाएगा कि ये कौन से प्रोटोकॉल या कौन से गाइडलाइन के आधार पे आपने बात कह दी। मैं बताता हूं क्योंकि मुझे अपने देश की, प्रदेश के लोगों की चिंता है, मुझे भारत समाचार के दर्शकों के जीवन की चिंता है, इसलिए मैं बताता हूं। सुनिए, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने अभी बताया कि बाहर और अंदर दोनों लोगों को कैसे बचाव किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एक रोगी आपके घर में कोविड पॉजिटिव आ जाता है, यहां से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला कदम क्या करना है उस पॉजिटिव रोगी को, कि उसको आइसोलेशन में रखना है। उसके पहले की ओर मैं बात करता हूं लक्षणों की। लक्षण इतने वेरिएबल हैं कि पिछले साल मार्च का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कहा कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। इस बार की मार्च से मैंने कहना शुरू किया जैसे हर चमकती हुई चीज सोना होती है, हर चमकती हुई चीज सोना, जैसे चमकती हुआ सोना होता है वैसे हर लक्षण कोरोना होता है। तो मैंने बदल दिया है 1 साल के बाद। डालो आज की तारीख में एवरी फीवर शुड बी कंसीडर्ड एज कोविड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। आप कहते नहीं वो साहब टाइफाइड आ गया, ये आ गया, कुछ नहीं, टाइफाइड पॉजिटिव आ गया उसके बाद भी आप कोविड टेस्ट कराइए, मलेरिया पॉजिटिव आ गया उसके बाद भी कोविड टेस्ट कराइए, निमोनिया कुछ भी पॉजिटिव आ गया फीवर का तब भी आप कोरोना टेस्ट कराइए। और वेरिएबल लक्षण इतने हैं कि सिर से लेकर पैर तक कोई भी लक्षण कोरोना का हो सकता है। कोरोना सिर्फ सर दर्द करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना सिर्फ छींकें करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना सिर्फ आंखों में खुजली करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना सिर्फ गले में खराश करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना किसी भी लक्षण से प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए अगर कोई असामान्य लक्षण दिखे तो पहला काम क्या करना है, न डॉक्टर सूर्यकांत को फोन करना है, न ब्रजेश मिश्रा जी को करना है, न हीरो वाजपेयी जी को करना है, न दीपक मिश्रा जी या किसी और को करना है, सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराना है। अब आपने कहा कि कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तब क्या करें जी? तो मान लीजिए कि उसी समय कि टेस्ट हमने नहीं करा पाया लेकिन है इनको कोरोना ही जी, लक्षण है मान लीजिए। हाँ, तो आप क्या करें? आप मान लीजिए आपने रिपोर्ट दे दी, अब आप इंतजार कर रहे हैं। दीपक जी, मैं फोन सुन के परेशान हो गया हूं कि साहब मेरी रिपोर्ट गई है, मरीज का 90 नीचे से ऑक्सीजन, मुझे क्या करना है? ना पॉजिटिव वाला अस्पताल ले रहा, ना निगेटिव वाला अस्पताल ले रहा। पॉजिटिव वाला इसलिए नहीं ले रहा कि रिपोर्ट कहां है पॉजिटिव, निगेटिव वाला इसलिए नहीं ले रहा, नहीं एक्सरे में तो पॉजिटिव दिख रहा है। अब बताइए बेचारा वो कहां जाए, ऑक्सीजन उसका 90 के नीचे जा रहा है। तो बड़ी समस्या है ये जीवन के सामने। तो आप ये ध्यान रखिए कि उसका ट्रीटमेंट, जो मेरा प्रोटोकॉल है, ब्रजेश जी ट्वीट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन 2 ड्रग उसमें मेन है, विटामिन बी, सी, डी और जिंक के अलावा और स्टीम इनहेलेशन के अलावा। वो क्या है 2 ड्रग? एक आइवरमेक्टिन है जिसको मैंने बता दिया, और दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन है जो 100 मिलीग्राम का कैप्सूल एक सुबह शाम, और आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद, ये पूरे 5 दिन लेना है। आइवरमेक्टिन एक बार लेना है या 2 बार लेना है? उत्तर प्रदेश सरकार के जियो में, जो जियो मैंने ही बनाने में भूमिका अदा की थी, उसमें 3 दिन लिखा हुआ है, पर आप 5 लें। लेकिन जियो वो 9 महीने पुराना हो चुका है। मैं अपना व्यक्तिगत प्रोटोकॉल मॉडिफाई कर चुका हूं, अब उसको 5 दिन लेना है एक बार। ठीक है। दूसरी बात, आइसोलेशन करके उसको कर दीजिए। और तीसरी और अगर फीवर आ रहा है तो नजर केवल पल्स और ऑक्सीजन पर रखिए। टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन, बस 3 चीजें आपको देखनी है। पल्स कितनी होनी चाहिए? पल्स 120 से आगे जाए तो अस्पताल की जरूरत है। ऑक्सीजन 94 से नीचे जाए तो अस्पताल की जरूरत है। और टेम्परेचर अगर 104 या उससे चला जाए तो अस्पताल की जरूरत है। मतलब इसके पहले पल्स और अस्पताल के लिए मत घबराइए, इसके पहले अस्पताल के मत घबराइए, इसी ट्रीटमेंट को चलते रहिए, और इस 99% लोग इसी प्रोटोकॉल से ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, आप करके तो देखिए। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत संक्रमण उनके फेफड़े में है, सीटी से निकला है, हाँ, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? देखिए, बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी ऐसे तमाम लोग भर्ती हैं जिनकी 3 बार रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, लेकिन सीटी स्कैन में देखता हूं और मैं कहता हूं ये सीटी स्कैन में कोरोना के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करें? तो उनका ट्रीटमेंट कोरोना के आधार पर ही चलाया जाता है। अब इंटरनेशनल बॉडी ने भी रिकमेंडेशन कर दिया है कि पीसीआर टेस्ट है लेकिन सीटी स्कैन पॉजिटिव है आपके अनुसार, तो उसको कोरोना ही मानिए। लेकिन ये चीज डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है। ये भाई, अब हम ये ट्रीटमेंट जो आपने दवाएं अभी गिनाई हैं, मैं अगर और कुछ कितने दिन चल सकता है? जी, मैं बिल्कुल, ये कितने दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितने दिन नहीं, ये ट्रीटमेंट 5 दिन चलता है, और 5 दिन के बाद भी अगर फीवर परसिस्ट करता है
तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसमें 90% से ज्यादा का फीवर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। केवल वही परेशानी, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अभी फेसबुक पे आ रहा है जी। कि फीवर उनको हो गए, 6वां दिन है, फीवर आ रहा है जी, और जब दवा लेते हैं, डोलो ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। हाँ, डोलो ले सकते हैं आप पैरास्टामोल जो है 500 mg, और जिनका वजन 60 किलो से ज्यादा है वो 650 मिलीग्राम ले सकते हैं दिन में, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जो तक 60 प्लस है वो 650 mg की, जी, जो 60 प्लस है वो 650 mg की ले लें, और जो 60 किलो से नीचे ज्यादा है वो 500 mg की पैरास्टामोल ले लें। ओके जी, ऑलराइट। और कोई प्रिकॉशन आपको, और रेगुलर सीटी स्कैन भी कराएं? हाँ, सीटी अगर 94 सीटी कितने दिन में अगर कोई रिजल्ट आ गया तो से कितने नीचे दिन में? सैचुरेशन जाता है तो सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। और सीटी स्कैन में एक सीटी स्कोर होता है जिसमें 25 में से नंबर दिए जाते हैं, वो डॉक्टर कैलकुलेट करके कितने पे को डेंजरस मानते हैं? 18 के ऊपर है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सीवियर है, उनको भर्ती होना चाहिए। लेकिन 25 में 18 तब मानेंगे आप? भर्ती 3 ही मुद्दे हैं। सीटी में 19 आ गया मान लीजिए, और लेकिन फीवर नहीं है या 100 के करीब है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से ऊपर बना हुआ है, और पल्स जो है वो 100 से नीचे बनी हुई है, 120 से, तो भर्ती होने की जरूरत नहीं है। ओके। और भर्ती के लिए वही 3 क्राइटेरिया हैं जो मैंने बताया। सीटी वैल्यू बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी नहीं, लोग 6 है, किसी की 8 है, देखिए, किसी की सीटी 10 है। वैल्यू से और लक्षणों से एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हो सकता है किसी की सीटी 25 में से 18 आ जाए, 19 आ जाए, 20 आ जाए, लेकिन हो सकता है उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर हो। हाँ, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। लिख रहे हैं लोग कि 97-98 उनका आ रहा है। एक और मैं स्पष्ट कर दूं कि कोविड कहते हैं, जब कोविड आपका डायग्नोज हुआ, और 3 हफ्ते के पीरियड को कहते हैं हम लोग कोविड पीरियड। ओके। 3 हफ्ते से लेके 3 महीने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट कोविड पीरियड। 3 महीने के बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम रह सकती है, उसको कहते हैं हम क्रॉनिक पोस्ट कोविड पीरियड। तो सब 3-3 का फॉर्मूला है। पहला 3 हफ्ता एकदम कोविड, 3 हफ्ते से 3 महीना ये एक्यूट पोस्ट कोविड, और 3 महीने के बाद क्रोनिक पोस्ट कोविड, मतलब कोविड में अस्पताल से छुट्टी होने के बाद या निपट जाने के बाद। अच्छा, एक सवाल और है जो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो भी बाद में एक अंतिम सवाल है जी, उसमें ये पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड, जिसको कोविड हो चुका और वो ठीक हो गया है जी, उसको क्या करना चाहिए? पोस्ट कोविड में भी 17-18 तरह की तकलीफें हैं, किसी भी अंग की तकलीफें हो सकती हैं, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। उसको अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका नीचे रह रहा है तो वो ऑक्सीजन थोड़े दिनों के लिए, बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में पेशेंट ऐसे आए हैं, पिछले साल भी, इस साल भी आने लगे हैं, जिनको 3-3, 4-4 महीने हमने ऑक्सीजन पे रखा घर पर ही, कि घर पे भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लो। तो ऑक्सीजन घर पे ले सकते हैं जिनका सैचुरेशन जो है वो नीचे रह रहा है 94 से नीचे जी। कुछ लोगों को खांसी आएगी, कुछ लोगों को चलने में सांस फूलेगी, तो कुछ लोगों को हमने इनहेलर दिए, उस इनहेलर से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी फेफड़े में सिकुड़न हो जाती है, तो उसके लिए प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो सब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इसको हम कहते हैं। इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में और भी चीज़ें हम बताते हैं। बहुत से लोगों को पैनिक अटैक हो रहा है, उनको कैसे आप समझाएंगे? जी, पैनिक तो अटैक क्या है कि आप उसको सोचिए, जिसने सैंपल ले लिया और उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो 24 घंटे तो रिपोर्ट का पैनिक रहता है। फिर रिपोर्ट वो आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो फिर अब ये बुखार कब जाएगा, ऑक्सीजन कब गिर जाएगा जी। मतलब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझे याद है कि परसों रोने लगा, सर मैं क्या करूं, घर कहीं भर्ती नहीं मिल रहा, मेरा पापा का ऑक्सीजन 80 चला गया। तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैंने उसको जो आईसीयू में मैं ट्रीटमेंट करता हूं, मैंने कहा घर में ऑक्सीजन लगाओ, ये इंजेक्शन बाजार से लाओ, और तुम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, घर में ही लगा दो। बोले सर ये तो आईसीयू में चलते हैं। मैंने कहा तेरा घर आईसीयू और क्या अंतर है भाई, अब तेरे पिताजी मरने की नौबत पे आ गए, घर में ही आईसीयू ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया उसको। और अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी होते हुए भी मैं उसको ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 2 दिन बाद उसको एडमिशन करा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको, ओंकारनाथ जी, ये सब मशविरा बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए ये बेहद काम की बात डॉक्टर सूर्यकांत ने कही है। अभी इनका जो इन्होंने व्हाट्सएप पर जो प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं उसको हम टेलीविज़न चैनल पर, और चैनल का जो ट्विटर और फेसबुक पेज है और वेबसाइट है उस पर भी हम प्रसारित और प्रकाशित कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डॉक्टर सूर्यकांत की ये सलाह पहुँच सके। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना समय देने के लिए। कृपया अपना ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें, घर पे रहें, बहुत आवश्यक होने पर निकलें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।